हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, दैट इज एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आई होप आप लोगों ने पिछला पार्ट अच्छे से देखा होगा, पार्ट 1, और लर्न कर लिया होगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं क्लास कि जितना भी आप पढ़ रहे हो प्लीज उसे रिटेन कर लो, इकट्ठा मत करो। हम सबकी एक पॉलिसी रहती है बचपन से ही कि हम चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और बिफोर एग्जाम रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। यार आपके पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, साथ साथ में लर्न करते चलो, पता नहीं कब कौन सी चीज कहां से पूछ ली जाए। इसीलिए मैं कमेंट सेक्शन में जो भी आपको बोलता हूं लिखने के लिए जरूर लिखा करो। आज भी कुछ चीज लिखवाऊंगा, जीएसटी भी करेंगे, डीमोनेटाइजेशन भी करेंगे, इंपैक्ट करेंगे कि एलपीजी का क्या इंपैक्ट आया, क्या क्या अच्छी चीजें हुई एलपीजी के अंदर, और साथ में ये भी देखेंगे कि आउटसोर्सिंग क्या है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है। देखो, ग्लोबलाइजेशन से बना, मतलब ग्लोबलाइजेशन जब प्रमोट हमने करना चालू किया तो आपको पता है कि हम भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, डब्ल्यूटीओ। जैसे हम लोग पता है कि इंडिया जो है वो डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, क्लास वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, और इवन क्लास आप कह लो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है। और ऐसे क्लास बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, उसका भी हम लोग मेंबर हैं। तो इसके तहत डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है, क्या फंक्शन है, तो आज की वीडियो एंड तक देखना। मतलब कि आधे घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। और ये जो दो वीडियोस है, इन दोनों वीडियो से हमने चैप्टर 3 को खत्म किया, आगे चैप्टर 4 करेंगे। आई होप आप जुड़े रहोगे, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करोगे और अपने सारे दोस्तों में शेयर करोगे, और चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे ताकि टिल एग्जाम तक मैं आपकी ए टू जेड प्रिपरेशन करा सकूं। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। सबसे पहले बात करते हैं आउटसोर्सिंग। इसका मेन मुद्दा एलपीजी हमने पिछले क्लास में खत्म कर दिया था। अब आउटसोर्सिंग क्या है, देखो सीधी सी बात है, मैं कोई काम खुद नहीं कर पा रहा, क्योंकि मान लो एग्जांपल कि एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने का काम है, या टाइपिंग का काम है, या फिर क्लास वीडियो एडिटिंग का काम है, थंबनेल बनाने का काम है, ये सारे काम मैं अकेला खुद नहीं कर सकता, तो मैं ये काम किसी और को दे देता हूं, आउटसोर्स कर देता हूं। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, जब कोई बड़ी कंपनी अपना कोई काम नहीं कर पा रही है तो उस काम को वो किसी और को दे देती है। क्यों? ताकि वो अपने मेन मुद्दे पे फोकस करे। जैसे मैं एक टीचर हूं तो मेरा मेन मुद्दा रहता है कि अच्छा कंटेंट डेवलप करना, बच्चे को अच्छे से पढ़ाना, क्वालिटी टाइम निकालना, ये मेरा मेन मोटो रहता है। तो मुझे टाइपिंग का टाइम नहीं मिलता, या फिर मुझे थंबनेल बनाने का या वीडियो एडिटिंग का टाइम मुझे नहीं मिलता है, तो मैं ये किसी और को दे देता हूं। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इसी तरीके से क्लास कंपनी सैमसंग हो, या फिर क्लास एप्पल हो, या फिर क्लास आप कोई गाड़ी कंपनी ले लो, कोई पर्टिकुलर ब्रांड ले लो, आईटीसी, एचयूएल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, कॉल सेंटर का काम जो है वो इंडिया को दे देती हैं क्लास, इंडिया के लोगों को दे देती हैं क्लास, कि इंडिया में चीप लेबर जो है वो सस्ते रेट पे इंडिया में अवेलेबल हो जाते हैं। बाहर कंट्री में लेबर का रेट बहुत ज़्यादा है, उनको तनख्वाह बहुत ज़्यादा चाहिए, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको कम से कम रेट में लेबर आसानी से काम करने के लिए मिल जाती है। तो इंडिया एक आउटसोर्सिंग हब बनता चला जा रहा है फॉर कॉल सेंटर्स। ठीक है, आपने देखा होगा मेजर लोग जो है, वो जो नौजवान है, जो यंग पीपल हैं, वो कॉल सेंटर में काम करते हैं, चाहे इसे बोलते हैं बीपीओ। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीपीओ, चाहे वो इंग्लिश कॉल सेंटर हो जहाँ पे क्लास अंग्रेजी में बात करनी होती है, या क्लास डोमेस्टिक कॉल सेंटर हो। क्या है आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच अ कंपनी हायर अनदर कंपनी और एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ टास्क और हैंडल ऑपरेशंस। भी अपना काम किसी और से करवाना, किसी एक इंसान से, किसी कंपनी से, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। दिस सर्विस इंक्लूड कॉल सेंटर, इसके अंदर कॉल सेंटर आता है, क्लिनिकल एडवाइस आता है, टीचिंग, कोचिंग, अकाउंटेंसी, फिल्म एडिटिंग एक्सेट्रा। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन में बाहर कंट्री हमारे यहाँ आके हमें कॉल सेंटर्स का काम देने लगी। इंडिया has become the favorable destination of outsourcing from most of the MNC multinational company because the availability of cheap labor, even low wage rate for the skilled worker। तो जो skilled worker है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे यहाँ सस्ते रेट में मिल जाते हैं। यही पढ़े लिखे लोग उनकी कंट्री में ज्यादा सैलरी मांगते हैं। तो वो इंडिया क्लास एक फेमस डेस्टिनेशन बन चुका है, आईटी हब बन चुका है। आईटी इंडस्ट्री आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई आईटी सेक्टर जरूर होगा, जहाँ पे बहुत सारे, जैसे टिस्को है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, या फिर आप ऐसा कह लो कि एसेंचर है, या ऐसे और भी बहुत सारे क्लास बीपीओज है, एचसीएल है, इन्फो एज है, इन्फोसिस है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्लास आपको वहां पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, या फिर जेनपैक्ट है ना। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया, इट इज कॉल्ड क्लास कॉल सेंटर्स। इसे क्या कहते हैं, कॉल सेंटर्स। यहां से बड़ा आप दो चीजें लर्न करें ना। सबसे पहला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया क्लास, कब क्लास ये ऑफिशियली क्लास कमेंस हुआ? 1 जनवरी 1995। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कई देश की सरकार मिलकर इसको चलाती है। इसका क्लास कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ताकि ट्रेड व्यापार अच्छे से हो सके बिटवीन द नेशंस। द डब्ल्यूटीओ ऑफिशियली कमेंस कब हुआ? 1 जनवरी 1995, जिसने रिप्लेस किया गैट को। डब्ल्यूटीओ
का पूरा नाम क्या था? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। और ये कब का है क्लास? 1948 का। और एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा और स्विट्जरलैंड में है। तो हेडक्वार्टर तो बहुत कम चांस से आपको पूछेगा, बट इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1995। इसका पूरा नाम क्या था? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। और इसमें कितने कंट्री है क्लास? 164, यानी कि 164 देश इसके मेंबर है। और हर मेंबर कंट्री को डब्ल्यूटीओ के बनाए हुए पॉलिसीज को, रूल रेगुलेशन को मानना पड़ेगा और ट्रेड को आसान रखना पड़ेगा। WTO and all the member are required, all the member मतलब all the country are required to abide by the law, यानी फॉलो करना पड़ेगा लॉ एंड पॉलिसी फ्रेम बाय द WTO। जो WTO ने जो भी रूल बनाए हैं उनको सारे देशों को मतलब कि मानना पड़ेगा, सॉरी मना नहीं करना है, मानना पड़ेगा जो लोग WTO के मेंबर हैं। तो WTO के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब कंट्री हैं, उन सबको इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। द WTO एग्रीमेंट कवर द ट्रेड, और इन्होंने साइन भी करें कि हम उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज मेंबर से हट जाएंगे, वो बहुत नुकसान होगा। द WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, तो इसमें गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आता है। और इनका मेन पर्पस क्या रहता है? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। तो WTO काम क्या क्या करता है? सबसे पहला काम क्या करता है? इट हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में कहीं ना कहीं योगदान देता है। कैसे योगदान देता है? जो भी बैरियर्स हैं, जो भी टैरिफ है या नॉन टैरिफ, किसी भी कंट्री ने किसी भी तरीके का रुकावट लगा रखा है, बिना मतलब का रोक टोक लगा रखा है, फ्री ट्रेड में एक बाधा बन रहे हैं, उनको हटाता है क्लास। टू इंप्लीमेंट द रूल एंड प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी की ट्रेड किस तरीके से होना चाहिए उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाता है क्लास, पॉलिसीज बनाता है। वर्ल्ड के रिसोर्सेज का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तुम इंडिया हो, तुम्हारी कंट्री में तुम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते। WHO आपने नाम सुना होगा, कोरोना काल में सबने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतनी फटकार लगाता है इंडिया को, अरे तुम्हारे देश में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे, अरे भैया वो कौन है हमें फटकार लगाने वाला? क्योंकि हम उसके मेंबर हैं और हमें उसके नियम कानून को मानना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हमारे यहाँ मर रहे हैं लोग, मरने दो, हम पॉल्यूशन करेंगे नहीं, बिकॉज हम पॉल्यूशन करेंगे तो उससे वर्ल्ड को नुकसान होगा, पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा। हमारे यहाँ कोई बीमारी पनपेगी तो पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा। क्यों अमेरिका ने बोला चाइना को पेनल्टी लगानी चाहिए? चाइना की वजह से ही जो है वो कहीं ना कहीं युवान में जो है पनपा कोरोना, उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ। तो भैया वो वहाँ पे कुछ भी गलत करेंगे तो पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा उससे, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए। उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये WTO का काम है। WTO फ्रेमवर्क बनाता है किसके लिए? डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। अगर WTO के 164 देशों में से किसी दो देश के बीच में अनबन हो जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हो गया था और ऐसे क्लास कई, सॉरी इंडिया और चाइना में हो गया था, और भी ऐसे बहुत सारे कंट्री, जब उनके बीच विवाद होता है तो उस टाइम पे WTO उस विवाद को सुलझाने के लिए क्लास एक पूरा प्रोसेस बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है कि अगर कोई लड़ाई होती है, कोई कंट्री को लगता है कुछ दूसरी कंट्री गलत कर रही है, तो उसके लिए उसको सुलझाने के लिए प्रॉपर रास्ता है। टू कैरी आउट पीरियडिक रिव्यू, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे रिव्यू किया जाता है क्लास ट्रेड पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्री। जो 164 देश हैं, ध्यान रखना कितने मेंबर हैं? 164 देश। उन्होंने कौन कौन सी ट्रेड पॉलिसी बनाई है, इन सब के ऊपर निगरानी रखने का काम भी किसका है क्लास? WTO का, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है LPG की अप्रेजल। बेटा अप्रेजल इन द सेंस कि जो ये पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस पॉलिसी से फायदा क्या हुआ? इसके मेरिट्स, यानी कि अप्रेजल ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके सबसे पहला जो मेरिट क्या है? इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहला क्लास मेरिट यही है कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को क्लास बढ़ावा देता है। भैया जब आप लाइसेंस हटा दोगे, प्राइवेट कंपनी को आने दोगे और पूरे वर्ल्ड के साथ मिलके काम करोगे, तो यार देश नई नई चीजों को देख पाएगा, नया नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्लास, इकोनॉमी क्या होगा? ग्रोथ होगा। इवन क्लास उस टाइम पे जो ऐश्वर्या राय है, सचिन तेंदुलकर है, उस टाइम पे क्लास मास्टर ब्लास्टर बने थे 1991 के टाइम पे, इन लोगों ने देश को बहुत ऊंचाइयों पे ले गए। अब ऐश्वर्या राय ने कैसे लेके गए क्लास? ये जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड की इंडस्ट्री, वहाँ पे मिस इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी लड़ा गया, और बाहर से जो पैंटीन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, लॉरियल, ये सब धीरे धीरे आने लगी, इन्वेस्टमेंट आने लगा। क्रिकेट में जो मतलब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जब वो क्लास वहाँ पे छाने लगे तो बाहर देश से उनको स्पॉन्सर मिलने लगा, इंडिया में ऐड आने लगे। बहुत वो यार बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे क्लास, बट हमारा सिलेबस हमें लिमिटेशन देता है, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। बट इकोनॉमी काफ़ी ग्रो हुआ और क्लास डॉक्टर
मनमोहन सिंह का और नरसिम्हा राव जी का बहुत मतलब कि हाथ था इसके अंदर कि इकोनॉमी 1991 के बाद सर्वाइव कर गई। उससे पहले बहुत बुरे हालात थे कंट्री के अंदर। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इतना कर्जा था कि हमें प्रिंट करना पड़ता था, हमें डॉलर इतना कम था कि सरकार को गोल्ड तक को बेचना पड़ गया था, चंद्रशेखर की सरकार को। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगा, मशीन का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, फॉरेन देश से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा बाहर अलग अलग कंट्री से। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देखो रिफॉर्म को लाने के जो कारण थे ना, उसकी क्लास अप्रेजल उसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे पहला हमारा बीओपी नेगेटिव था तो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस में आने लगा, पहले महंगाई बहुत ज़्यादा थी उस पर कंट्रोल रखा गया, पहले कर्जा बहुत ज़्यादा था तो उस पर कंट्रोल किया गया, और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को क्या मिलने लगा, नौकरियां प्राइवेट सेक्टर देने लगी। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है ना बेटा, उनके पास पहले प्राइवेट सेक्टर के पास पहले उनको मौका नहीं मिलता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, बट अब उनको मौका मिलने लगा कि वो आसानी से बिजनेस करें, तो प्राइवेट सेक्टर की तादाद बढ़ गई। पहले हर कोई सरकारी नौकरी में ही काम करता था क्योंकि सरकारी नौकरियां ही थी उस टाइम पे, प्राइवेट कंपनी थी नहीं, बट अब मेजर लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रोजगार देने का काम करती है प्राइवेट कंपनी। तो ये सारे अप्रेजल है क्लास, इन सबको ध्यान रखना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम थे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा तो एक्सपोर्ट से क्या आता है, डॉलर, डॉलर आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन होगा। तो ये सारे के सारे थे अप्रेजल किसके, एलपीजी के, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। ओके चलो, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो जिन्हें आपने क्लास हाल ही में देखा है 2016 में और 2017 में, है ना। तो क्या है वो टॉपिक, वो है डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। ये तो आप सब लोगों ने देखा होगा। हम उस सिचुएशन से बाहर आ गए, लेकिन बेटा बहुत गंदी हालात हो गए थे देश के। नोटबंदी के टाइम पे लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, खर्च करने के लिए पैसा नहीं था, लड़ाइयाँ होने लगी, लोग बैर करने लगे एक दूसरे से क्लास की पैसा दो पैसा दो, कहीं ना कहीं ए बी को नहीं दे रहा, बी सी को नहीं दे रहा, कई सारे छोटे छोटे कंपनियां बंद हो गई, कई लोगों की जान गई। लेकिन किया था क्लास किस पर्पज से और हुआ क्या, देखते हैं पूरा का पूरा क्या है इसका मुद्दा। डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो पुरानी करेंसी को बंद करके क्लास एक नई डिनोमिनेशन की करेंसी को लेके आता है। यानी कि 8 नवंबर 2016 से जो 500 और 1000 के महात्मा गांधी सीरीज के नोट थे वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी क्लास उसकी कोई कीमत नहीं। अगर आज आपके पास पुराना 500 का नोट है तो इसे कोई भी नहीं लेगा, या रद्दी कागज जैसा हो गया। देखो ऐसा था 500 का और 1000 का, दोनों नोट दिख रहा होगा आपको, नीचे वाला 1000 का, ऊपर वाला 500, ये सारे नोट बंद हो गए। लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारी मीम शेयर की, आप सब लोगों ने देखा होगा, फूल माला चढ़ा के कि भाई 500 और 1000 के नोट जो है वो एक तरीके से मर गए, बाय बाय टाटा। और उसके बदले यानी कि सरकार ने ये भी कहा कि हम नए 500 के और 2000 के नोट लेके आएंगे, फिर 200 के नोट भी आए, नए नए 50 के नोट भी जो भी है। तो बट ये है डिमोनेटाइजेशन। देखो नया 500 का, नया 2000 का नोट, और लोग बैंक में जाते थे, पुराने 500 और 1000 के नोट देने के बाद उनको एक नया 2000 का नोट मिलता था, और लोग फोटो खींच के सेल्फी डालते थे, हर जगह दिखाते, देखो ये मेरा 2000 का नया नोट है। जैसा अब लोग वैक्सीनेशन कराने के बाद जब टीका लगता है तो फोटो खींच लेते हैं, एक सेल्फी ले लेते हैं कि भैया टीका जो है हमने लगवा लिया। इस तरह से लोगों ने काफी शेयर किया। More than 105 people died in the past demonetization. Demonetization के बाद 105 लोगों की लगभग डेथ हो गई अलग अलग जगह। देखो इतनी बुरी हालात हो गई थी, अगर तुम्हें याद हो, लोग ऐसे लाइनों में खड़े थे अपनी पासबुक को और पुराने 500 के नोट लेकर के, एक दिन में इंसान 2000 ही बदल पाएगा। देश की जनता इतनी ज्यादा है, अमीर लोगों को नुकसान पहुंचाना, लोग सोच रहे थे कि जो अमीर लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उन लोगों ने काफी पैसे इकट्ठा कर रखा होगा, ब्लैक मनी घर के अंदर भर भर के, वो सारा इकोनॉमी वापस आ जाएगा। बट हुआ क्या, हुआ ये कि मेजर पैसा वापस आ गया, क्योंकि देखो अमीर लोग यार जुगाड़ कर ही लेते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ना क्लास, बिलियनियर मिलियनियर, वो जुगाड़ कर लेते हैं। बैंकों के मैनेजर को घूस दिया और सारा का सारा करेंसी बदलवा कर नया नोट ले लिया। और फंसे कौन बेटे, देखो लाइन देख रहे हो क्लास, हजारों लोगों की संख्या में देखो लोग यहाँ खड़े हुए हैं। देखो इस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है, बहुत बुरी हालत हो गई थी क्लास डीमोनेटाइजेशन सॉरी नोटबंदी के बाद, डीमोनेटाइजेशन के बाद। और 15 लाख जॉब जो है चली गई। 500 और 1000 के नोट 86% थे यार, कौन 100 के 200 के नोट रखता है।
200 के नोट तो थे ही नहीं, 100 का, 50 का, 10 का, यही नोट चलता था। कौन रखता है ये सब चीज? सब 500 1000 का नोट रख रहे थे इन क्लास, वो बंद हो गया उसके बाद। और 86% कंट्री में, मतलब कि पूरी करेंसी का 86% जो नोट था ना वो 500 और 1000 का था। और क्लास इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन, बिकॉज 99.3% जो डीमोनेटाइजेशन पैसा है वो वापस आ गया, यानी बैंकों के पास वापस आ गया। बैंक को उसे स्क्रैप करने के लिए एक मशीन को इंपोर्ट करानी पड़ी, और बहुत खर्चा आया नए नोट के प्रिंट करने में, उसको सर्कुलेट करने में, इन सारी चीजों को क्लास झेलने में सरकार का बहुत खर्चा है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स कहते हैं क्लास कि डीमोनेटाइजेशन एक अच्छा डिसीजन नहीं रहा है। और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि अच्छा डिसीजन नहीं रहा है अपने पर्सनली। क्यों? क्योंकि क्लास देखो, कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी हो, जब वो कुछ अच्छा करती है तो बार बार उसका गुणगान करती है। सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत ज्यादा मोदी जी गुणगान करते हैं उसका, पर कभी भी आपने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन का कभी भी गुणगान नहीं करते कि डीमोनेटाइजेशन हो गया कहीं भी। या जो अखिलेश जी हैं वो बताते हैं कि जी हमने तो भैया ये बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया, फ्लाईओवर बनवाया, हमने ये हाईवे बनवाया। तो लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी कभी भी डीमोनेटाइजेशन का नाम नहीं लेती, क्योंकि क्लास इट वाज अ बैड डिसीजन। और ऑब्वियस है, सरकार अगर चलाएगी, कोई भी पार्टी सरकार चलाएगी, तो कुछ अच्छे डिसीजन भी होंगे, कुछ खराब डिसीजन भी होंगे। एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का मेन एम क्या था? आपको सबको पता है क्लास, क्यों नोटबंदी हुई थी? करप्शन को खत्म करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज। पता है आपको, जो घूस लिया जाता है ना, सब कैश में लिया आता है। आप पुलिस वालों को बोलोगे मैं आपको पेटीएम कर देता हूं, आपके यूपीआई कर देता हूं, आपको अकाउंट में जीपे कर देता हूं, कभी नहीं मानेगा वो, क्योंकि करप्शन जो होता है वो कैश से होता है। तो करप्शन कर करके पैसा ले लेके घर में इकट्ठा कर देते हैं। बैंकों में भी डालते नहीं थे कि बैंक में डालेंगे तो बैंक पूछ लेगा भी कहां से आया पैसा, इनकम टैक्स के घेरे में ना आ जाए। टू स्टॉप सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, तो लोग जो ब्लैक मनी रखते थे उसको भी सर्कुलेट करना बंद करना था। उसको टेरर फंडिंग, जो मतलब कि आतंकी हमले में जो पैसा दिया जाता था उनको टेरर करने के लिए, अटैक करने के लिए, वो सब भी कैश से दिया था। कुछ नकली नोट भी आ गए थे बाजार के अंदर, नकली नोट छापने की मशीन, लोग प्रिंट करके नकली नोट को भी सर्कुलेट कर रहे थे, उसे भी बंद करना। टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन, लोग टैक्स की चोरी करते थे। लाइक किसी ने मान लो 10 लाख रुपए कमाया और सरकार को कहता था मैं 2 लाख कमाया हूँ, बस 8 लाख रुपए कैश में कब खा जाता था, वो कहीं छुपा लेता था, जमीन वमीन खरीदने में घूस दे देता था। तो ये 2 लाख की इनकम पे सरकार को टैक्स दे देता, जबकि इनकम कितनी है? 10 लाख। तो टैक्स में चोरी। और क्लास सरकार कहीं ना कहीं कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहती थी, बट समस्या यही थी ना कि इंडिया एक गरीब देश है, लोग भी कम पढ़े लिखे हैं, इतना ज्यादा उनको आता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना, इतना ज़्यादा उनको आता नहीं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हम पेमेंट करें। और आजकल देखते हैं ना कि कॉल आता है कि आपको एक कैशबैक मिला है और आपको पैसा कट जाता है खाते में, मतलब लेने की जगह। तो हमारे कंट्री में लोग पढ़े लिखे नहीं है, लॉटरी लग गई कह के उनके अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं कि आपको गिफ्ट मिला, आपको गिफ्ट वाउचर मिला, आप ये जीते हो, वो जीते हो, आपको कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको प्राइज मिला, आप एटीएम का नंबर बता दो, पिन बता दो, आपका पैसा आ जाएगा, ऐसा करके लूट लेते हैं लोग। इतना ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है यार। तो कैशलेस को प्रमोट करने का एक अच्छा सोच तो था, बट इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो कुल मिलाकर क्लास ये था डिमोनेटाइजेशन का एम। डिमोनेटाइजेशन हैज बीन डन इन वेरियस कंट्री, लाइक क्लास डिमोनेटाइजेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, पहले भी कंट्री में हो चुका है। नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्री में भी पहले डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। और इंडिया में भी पहले भी 2 बार हो चुका है, 1946 और 1978। 1978 में 1000 के और क्लास शायद 10,000 के, 5,000 के नोट का इन्होंने क्या किया? डिमोनेटाइजेशन किया। और क्लास 1946 में भी 1000 और 10,000 के नोट जो है उनका डिमोनेटाइजेशन हुआ। यानी कि बिल्कुल पहले भी 1000 छोड़ो, 10,000, 5, देखो ये ना 5,000 का नोट, ये रहा, दिख रहा है 5,000 का नोट, ये रहा 1000 का नोट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखो आरबीआई का है। ये 10,000 का नोट है, देखो 10,000 का नोट, ये तो 1000 का है, ये 5,000 10,000 का। बट उस टाइम पे लोगों को ज्यादा झटका नहीं लगा, उस टाइम पे लोगों को ज्यादा झटका नहीं लगा। 19 अगर हम बात करें 46 के या 78 की, झटका क्यों नहीं लगा? कि उस टाइम पे यार ये 10,000 का नोट, 2,000 का, 5,000 का नोट, 10,000 का नोट, ये आम जनता के लिए नहीं होता था। ये बड़े बड़े नोट सरकारी काम के लिए होते थे। आम जनता के पास तो आना होता था, 1 पैसा 2 पैसे के ही चलते थे ज्यादातर। तो ये बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं था। लेकिन 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मेजर लोगों के पास 500,000 का नोट था, तो इससे सब लोग अफेक्टेड आ गए। यहाँ पे क्लास ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए थे लोग, तो ज्यादा महामारी यहाँ पे नहीं हुई थी। बट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत कम चांस है कि आपसे इतना डीप पूछे, ये तो बस आपको क्लास अच्छे नॉलेज के लिए मैंने बताया है। नेक्स्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो जीएसटी आने से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे अलग अलग, लाइक वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ठीक है, इसके बाद कस्टम ड्यूटी हो गया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी। तो इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़कर
एक टैक्स बना दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हालांकि जीएसटी में एक्सक्लूड कर दिया कस्टम ड्यूटी को, ध्यान रखना, कस्टम ड्यूटी को जीएसटी में नहीं लगाया, बिकॉज कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, और इंपोर्ट पे सरकार को ज्यादा टैक्स वसूलना होता है, तो इसीलिए सरकार ने इंपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगाया। इंपोर्ट पे अभी भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। तो क्लास 29 मार्च 2017 में पार्लियामेंट में पास हुआ एक्ट, पास का कोई पूछता नहीं, केम इनटू इफेक्ट पूछ सकता है 1 जुलाई 2017, इसे सीए डे भी बोलते हैं, ठीक है, इसे सीए डे भी बोलते हैं। 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया। बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वेरियस सेंट्रल स्टेट एंड लोकल टैक्सेस वर लेवी मतलब थोपा जाता था इन इंडिया, लेकिन अब इन्होंने इन सबको मर्ज करके क्या कर दिया, एक प्रिंसिपल बनाया, वन नेशन वन टैक्स, एक कंट्री एक टैक्स। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, हमारी कंट्री में आज भी डायरेक्ट टैक्स लगता है, आज भी हम लोग अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़कर एक कर दिया, बट वन नेशन वन टैक्स का ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे कंट्री में अभी भी टैक्सेस लगाया जाता है, इनकम टैक्स। तो दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के लिए तो अभी भी सेम चीज रूल है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आगे जीएसटी। अलग अलग रेट है क्लास, 0.25 रेट भी होता है, 0 रेट भी होता है क्लास, कई सारी चीजों पे टैक्स नहीं लगता, लिक्वर, दारू, पेट्रोल, इन सब पे जीएसटी से अलग रखा गया है, इन पे अलग टैक्स लगता है दारू पे, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेट कितना है जीएसटी का, 28%, और दारू पे लगाना उससे ज्यादा टैक्स, तो इसलिए उसको यहां से हटाया गया। पेट्रोलियम को भी यहां से हटाया गया है जीएसटी से, ठीक है। बाकी कुछ ऐसी चीज है जिन पे कुछ स्टोन वगैरह का काम है तो 0.25% लगता है। गोल्ड ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो उस पर भी रेट अलग लगता है, जो मेकिंग चार्जेस होता है गोल्ड ज्वेलरी का, उसका भी अलग एक्सेप्शन है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है यार जीएसटी, तो जितना आपके में आ सकता है मैंने वही डिस्कस किया है। 5% खाने पीने के आइटम पे, 12%, 18% महंगी चीज़ों पे क्लास, 28% लाइक महंगे महंगे क्लास आते हैं प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव कार वगैरह उन सब पे, तो 28%। तो इस तरीके से जीएसटी का अलग अलग रेट लगाया जाता है कंट्री के अंदर, मैक्सिमम 28% है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। जीएसटी का स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि 11th के अंदर भी आपने जरूर पढ़ा होगा जीएसटी। तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूजीएसटी यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यूपी से एमपी में सामान भेजते हो तो लगेगा बेटा आईजीएसटी। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हो तो लगता है आईजीएसटी। अगर आप यूपी से ही यूपी में, लखनऊ से मेरठ सामान भेज रहे हो तो उसमें क्या लगता है, 2 टैक्स लगते हैं, एक तो लगता है सीजीएसटी, एक लगता है एसजीएसटी। और मान लो 18% है तो 9%, 28% है तो 14%, 5% है तो 2.5%। मतलब कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहां लगता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाद में स्टेट और सेंट्रल दोनों में बढ़ जाता है, क्योंकि टैक्स का पैसा चाहिए दोनों सरकारों को चलाने के लिए, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। तो जो आईजीएसटी है कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और चलाने के लिए क्लास स्टेट और सेंट्रल दोनों को आधा आधा पैसा मिलता है। लेकिन जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब इंटर स्टेट क्या बोलते हैं क्लास, और एक ही स्टेट अगर सेम स्टेट है, सेम स्टेट है तो क्या बोलते हैं बेटा उसको, इंट्रा स्टेट। लिख लेना मेरे साथ साथ बेटा, इंट्रा स्टेट। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हो तो आईजीएसटी, इसे बोलते हैं इंटर स्टेट। अगर आप सेम स्टेट के अंदर सामान बेच रहे हो, सेम स्टेट के अंदर सेल कर रहे हो, तो उसमें लगता है क्लास क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर ये एक स्टेट नहीं है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, अगर एक यूटी के अंदर से दूसरा, बट लेकिन दिल्ली यूटी के अंदर क्लास आता है, बट फिर भी दिल्ली के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव है, ठीक है, पुदुचेरी के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव है, और जम्मू कश्मीर में तो पता है कि बहुत सारे रूल लागू नहीं होते, इंडिया के मेजर रूल जेएंडके पे लागू नहीं होते। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है क्लास, वो दिल्ली छोड़कर आप बाकी नाम ले लो, दिल्ली और पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी छोड़कर बाकी सब में अगर एक यूटी में सामान बेच रहे हो तो यूटी जीएसटी, और क्लास ये जो सीजीएसटी, यूटी जीएसटी और सीजीएसटी, ये 2 टैक्स लगता है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं क्लास, एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो यूपी से यूपी में सामान बेचा तो 2 टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये जो 9% है ये मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो ये 9% है मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अगर आपने अंडमान निकोबार
आइलैंड से अंडमान निकोबार आइलैंड में बेचा, फिर भी 2 लगेगा, लेकिन एक तो रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सीजीएसटी 9%, और दूसरा जो होगा वो यूटी जीएसटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और अगर आपने एक स्टेट से, यूपी से मान लो भेज दिया आपने पंजाब में, तो भैया यहाँ पे लग जाएगा आईजीएसटी, और ये एक ही रेट होता है पूरा का पूरा, कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा आधा बढ़ जाएगा क्लास, मतलब जैसे बटेगा स्टेट और सेंट्रल में बढ़ जाएगा। तो ये जीएसटी का स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको जीएसटी का ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फीचर ऑफ जीएसटी, जीएसटी की फीचर की बात करें, सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। कहने का मतलब क्या है? वेरियस टैक्सेस को मिलाकर बनाया गया जीएसटी। मल्टी स्टेज टैक्स यानी कि हर स्टेज पे टैक्स लगेगा। कहने का मतलब क्या है? मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा, तो मैंने सरकार को, मान लेते हैं, हालांकि 10% टैक्स नहीं है बट मैं मान लेता हूं कि 10% है, तो मैंने सरकार को 100 रुपए जो है टैक्स दे दिया, ठीक है। फिर मैंने 1000 का सामान बेच दिया 2500 में, तो मैंने पब्लिक से जो है वो 250 रुपए टैक्स वसूल लिया। तो ये जो 250 रुपए टैक्स मैंने वसूला है, मैं उसमें से 100 तो पहले ही सरकार को दे चुका हूं, तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा और मैं सरकार को 250 में से अपना 100 काट के सरकार को कितना टैक्स दूंगा? 150 सरकार को टैक्स दूंगा। अच्छा, इसके बाद मैंने जिसको 2500 में, उसने आगे मान लो बेच दिया 3500 में, या मान लेते हैं 3500 में नहीं, 5000 में बेच दिया उसने आगे, तो वो इंसान पब्लिक से कितना ले लेगा टैक्स? 5000 का 10% 500, पर वो 250 सरकार को पहले ही दे चुका है, तो 250 काट के वो सरकार को दोबारा कितना देगा? 250। यानी कि जितनी स्टेज होगी हर एक स्टेज पे जीएसटी लगेगा। ए ने बी को बेचा, जीएसटी लगेगा, बी ने सी को बेचा, जीएसटी लगेगा, सी ने डी को बेचा, जीएसटी लगेगा। लेकिन सारा टैक्स सरकार को नहीं मिलेगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा कि सरकार हर सेल पे टैक्स लेगी तो 2-2 3-3 बार टैक्स ले रहे, नहीं। जो ए ने सरकार को टैक्स दिया है और जो ए ने बी से वसूला है, मान लो वसूला है 250, दिया है 100, तो वो माइनस करके बैलेंस अमाउंट सरकार को देगा। मतलब जितना भी वैल्यू ऐड हुआ है तो सरकार को ये कितना देगा बेटा? 150। और 1000 की चीज अगर 2500 में बेच रहे हो तो आपने कितना वैल्यू एडिशन किया है? 1500, और 1500 का ही 10% कितना बन रहा है? 150। इसलिए इसे बोलते हैं वैल्यू एड टैक्स, यानी कि जो भी वैल्यू ऐड किया गया है अगले स्टेज पे, 1000 की चीज को 25000 में बेच रहे हो, 2500 में बेच रहे हो, तो जो 1500 आपने वैल्यू ऐड किया है ना एक्स्ट्रा, सिर्फ उसी पे टैक्स देना है। और जो पहले आपने टैक्स दे दिया था वो आप अपने से माइनस कर लोगे। मतलब अगर मैं 1000 टैक्स दे के आया हूं, मान लो मैंने ये रिमोट खरीदा 1000 का और उस पर 100 रुपये टैक्स दे दिया सरकार को, ठीक है, तो मुझे पड़ा कितने का? 1100 का। तो अगर मैं इसे आगे 2500 का बेचूंगा तो मैं 2500 पे पब्लिक से वसूलूंगा ना 250 रुपये टैक्स। तो ये 250 जो है मैंने वसूल लिया, उसमें 100 काट के 150 जो है वही मैं सरकार को दूंगा। तो मतलब मेरी तरफ से कोई टैक्स नहीं गया, बिकॉज टैक्स का फाइनल बर्डन किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो पूरा लास्ट में जो बर्डन आएगा वो कंज्यूमर के ऊपर आएगा। एट लास्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। कैसा टैक्स कहते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड। यानी कि कहने का मतलब क्या है? देखो, यूपी से सामान गया, बेचा गया मुंबई में, तो टैक्स मुंबई में लगेगा, क्योंकि कंजप्शन कहां हो रहा है, कहां खा रहा है वो सामान को या यूज कर रहा है? मुंबई में। यानी कि जहां पे डेस्टिनेशन होगा, गंतव्य स्थान जहां पे होगा, जहां पे वो सामान कंजप्शन किया जाएगा, टैक्स वही स्टेट लगाएगी। ध्यान रखना, सामान कहां बन रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सामान कंज्यूम कहां हो रहा है। तो जहां पे जिस स्टेट में सामान कंज्यूम होगा उस स्टेट में जाके जीएसटी लगेगा। एडवांटेज क्या है क्लास? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, भूलना मत, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एडवांटेज क्या है? टैक्स प्रोसेस हमारा सिंपल हो गया, जीएसटी इज वेरी इजी, अलग अलग टैक्स नहीं लगाना, टैक्स प्रोसेस सिंपल हो गया। कंज्यूमर को पता है कि हाँ भैया मैं 28% दे रहा हूँ तो 28% ही मैक्सिमम है और कोई झोल नहीं है उसके अंदर। बिजनेस करना आसान हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो आप, जिनका 20 लाख से ऊपर का क्लास टर्नओवर है, सेल्स है, वो आराम से सरकार से टैक्स इनवॉइस लेकर जो ईमानदारी से अच्छे से काम कर सकते हैं। बिजनेस करना आसान हो गया, लाइसेंस लेना आसान हो गया। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई क्लास, जीएसटी की कैलकुलेशन करने में, जीएसटी को पुट करने में, कस्टमर को अलग अलग तरीके से, अपने कोई बिल देखा होगा मैकडी डोमिनोज अगर जाते हो तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, या कोई अम्यूजमेंट पार्क जाते हो तो एंटरटेनमेंट करने के लिए, अगर आप मूवी जाते हो देखने तो वहां पे देखो बिल में लग जाता होगा जीएसटी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यानी कि टेक्नोलॉजी का काफी इसके अंदर इंट्रोडक्शन किया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करता है अगर जीएसटी है तो। वन नेशन वन टैक्स, बाहर के लोगों को पता है यार एक ही टैक्स है, ऐसा नहीं कि ये भी ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं, तो डरते नहीं है लोग कि हाँ यार ठीक है एक ही टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स। कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जीएसटी ऑब्वियस है क्लास, कलेक्शन सरकार के पास टैक्स का ज्यादा आने लगा और इकोनॉमी ग्रो करने लग गई, ये सरकार को फायदा हुआ जीएसटी से। तो जीएसटी एक अच्छा डिसीजन हम कह सकते हैं वन नेशन वन टैक्स की राह में। ओके,
तो आई होप कि ये चैप्टर आपका पूरा अच्छे से खत्म हो गया। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और हम खत्म करेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। अगली क्लास में 4th चैप्टर पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय। एक कमेंट एक लाइक जरूर करना, क्लास कमेंट करना पूरा जो आपने पढ़ा अब तक कैसा लगा, लाइक करके वीडियो को क्लास शेयर जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।